नमस्कार छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है झीरम के घाव, सियासत के दांव। 13 साल पहले झीरम घाटी में नक्सलियों ने खून की नदियां बहा दी। कांग्रेस की प्रथम पंक्ति के कई नेताओं को इस कांड में शहादत झेलनी पड़ी और आज भी इसके जख्म ताजा है। लेकिन जो झीरम का सत्य था वो आज भी पर्दे के पीछे ही छुपा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारें आई और गईं, राजनीति भी जमकर हुई, लेकिन झीरम का चिन्ह अभी तक बाहर नहीं निकला। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी होंगे, लेकिन पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। 25 मई, वही तारीख, वही दर्द, सवाल भी वही जो अब भी अधूरे हैं। छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी में हुए उस भयावह नरसंहार को 13 साल बीत चुके हैं, लेकिन जो जख्म मिले थे वो आज भी टीसते हैं। अब एक बार फिर झीरम घाटी की बरसी के मौके पर सियासी पारा हाई है। 25 मई को कांग्रेस मनाएगी शहादत दिवस। पीसीसी चीफ दीपक बैज जाएंगे झीरम। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी जाएंगे झीरम घाटी। 13 साल पहले झीरम घाटी में हुआ था नरसंहार। नक्सलियों ने कांग्रेस लीडरशिप को किया था खत्म। तत्कालीन पीसीसी चीफ नंद कुमार पटेल, दिनेश पटेल की हत्या। बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल जैसे नेता हुए थे शहीद। झीरम के बाद कांग्रेस ने सुरक्षा पर उठाए थे सवाल। 13 साल बाद भी झीरम का सच नहीं आ पाया सामने। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल झीरम मामले की जांच नहीं होने देने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। साथ ही पहलगाम के आतंकी हमले से इसकी तुलना भी कर रहे हैं। तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस झीरम शब्द बोलने का हक खो चुकी है। झीरम और पहलगाम में जो समानता है, दोनों जगह सुरक्षा नहीं थी। समानता ये है कि यहाँ नक्सली घंटों रहे, वहाँ आतंकवादी घंटों रहे, उनको कोई भय नहीं था पुलिस का। समानता ये है कि यहाँ नाम पूछ पूछ के मारे, वहाँ धर्म पूछ पूछ के मारे। आज तक के चाहे आतंकी घटना हो चाहे नक्सल घटना हो, ये दो उदाहरण के अलावा तीसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जिसमें नाम या धर्म पूछ पूछ के मारे हो। मैं पहले भी बोला हूँ और अब भी बोल रहा हूँ, झीरम शब्द को लेने का, झीरम शब्द का उच्चारण करने का अधिकार कांग्रेस को नहीं है। ये अधिकार वो खो चुके हैं। उनको जनता ने पूर्ण अवसर दिया था और इसलिए कि आप जो सोच रहे हैं उस काम को आप आगे बढ़ाएं। वो कुछ नहीं किए, वो जेब से ही नहीं निकाले। जो जेब में रख करके प्रमाण घूम रहे थे वो निकाल भी नहीं। छत्तीसगढ़ और देश के लिए झीरम आज भी अनसुलझा रहस्य है। झीरम घाटी की घटना के बाद कई सवाल खड़े हुए। जांच एजेंसी भी तय की गई, उसके बाद भी अब तक झीरम के सवाल नहीं सुलझ पाए हैं। 13 साल के इंतजार के बाद अब उन परिजनों की आंखें भी झीरम के दर्द के लिए पथरा गई है। एक तरफ झीरम के घाव हरे हैं तो इसे लेकर सियासत के दांव भी खूब चले जा रहे हैं। तो समय बीत सवाल नंबर 2, क्या झीरम की बरसी सियासी बयानबाजी का अखाड़ा बनकर रह गई? सवाल नंबर 3, झीरम घाटी हिंसा के पीड़ितों को आखिर कब इंसाफ मिलेगा? बहुत बड़ा और अहम सवाल है और ये जो 3 बड़े सवाल है, इन्हीं के इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहने वाली है। और हमारे साथ चर्चा में जो मेहमान है, चलिए उनका परिचय करा दे। केएस चौहान साहब हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत करते हैं चौहान साहब आपका। धनंजय सिंह ठाकुर जी है, प्रवक्ता कांग्रेस के। धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। बाबूलाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बाबूलाल जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। ओपनिंग कमेंट में चाहूंगा आपसे, ये तारीख यानी कि 25 मई 2013 कौन भूला होगा? ना तो कांग्रेस ना बीजेपी, छत्तीसगढ़ का कोई आम आदमी भी नहीं। इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, यहाँ पर एक बड़ी पंक्ति यहाँ पर कांग्रेस की उन्होंने शहादत दी है। इतने साल हो गए, 13 साल गुजर गए हैं, सरकारें आई गई। किस तरह से देखते हैं आज 13 साल बाद हम कहां खड़े हैं? बिल्कुल 12-13 साल गुजरने के बाद भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं जहां हम खड़े थे। एक अप्रत्याशित आकस्मिक घटना
ये हुई थी, जिसमें इतने लोग 33 लोगों की मौत हुई, जिसमें बहुत मूर्धन्य ऊपरी लेयर के, क्रीमी लेयर के जितने भी नेता थे कांग्रेस के, सब समाप्त कर दिए गए और नाम पूछ पूछ कर मारा गया। बिल्कुल सही है ये बात। महेंद्र कर्मा से नाम पूछा गया, अन्य लोगों से भी नाम पूछा गया। अब सवाल ये आता है कि इतने दिनों के बाद भी इसमें सियासत क्यों हो रही है। देखिए, कोई भी चीज जब अधूरी रह जाएगी, उसकी बात जो है उस लक्ष्य तक न पहुंच पाए जहां लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये हुआ क्या था। जब वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे तो निश्चित रूप से जो है इसमें सियासत होगी और होते रहेगी, हर साल होगी। जब भी 25 मई आएगी तब बोले झीरम की बात जो है उठेगी और कई प्रकार की बातें, कई प्रकार के बयान उस वक्त के जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी को इस के तह तक पहुंचने का जो है किसी को जल्दबाजी नहीं थी। इस तरह की बातें कभी वो कांग्रेस की तरफ पलट जाती थी बात, कभी वो भाजपा की तरफ पलट जाती, कभी कहते थे रमन सिंह हत्यारा है, कभी कहते अजीत जोगी की तरफ नजर जाती थी लोगों की, तो कई बार कवासी लखमा की तरफ नजर जाती थी। इस तरह जो है उलझा दिया गया इसको। देखिए, जब धाराएं बदलती है ना, सीधे सीधे अगर उसकी जांच शुरू हो जाती तो अभी तक हम लक्ष्य तक पहुंच जाते, लेकिन ये जो उलझाने वाली बातें होती, डाइवर्ट करने वाली जो बातें होती हैं, उससे वो पूरा जब मूल बात होती है उसके अंदर की, वो बहक जाती है। और वही इस कांड में हुआ है। और कांग्रेस के लिए तो ये ऐसा दर्द है जो जीवन भर उनको सालता रहेगा। कांग्रेस कभी इसको भूल नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी को भी इसका दर्द है, ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं है। दर्द इसका है कि इतने नेता मारे गए एक साथ, लेकिन जो है जांच की जो लक्ष्य होना चाहिए, जहां तक जांच को पहुंचना चाहिए, वहां पर नहीं पहुंचने के लिए कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी जिम्मेदार है। इसलिए जो है ये बातें उठेंगी और सियासत होगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि 13 साल हो गए हैं, लेकिन बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सियासत तो इसमें जमकर दिखाई दे रही है, लेकिन खुलासा कोई नहीं कर पा रहा। धनंजय जी के पास आप जाना चाहूँगा। धनंजय जी, मुझे लगता है कि जिस परिवार में घटना होती है, जिस घर में घटना होती है, जिस पार्टी में घटना होती है, उससे ज़्यादा दर्द और कोई नहीं समझ सकता। मुझे लगता है कि कांग्रेस से ज़्यादा दर्द इस घटना के बारे में कोई नहीं समझ सकता, ये बिल्कुल हम जानते हैं। और निश्चित ही लगातार आप मांग भी कर रहे हैं कि इसका खुलासा किया जाए, लेकिन जिस तरह की बात भूपेश बघेल जी ने की है, भूपेश जी समानता दिखा रहे हैं पहलगाम हमले की और झीरम घाटी की। थोड़ा समझाइए कि कैसे ये समान हो सकता है, क्योंकि दोनों तो अलग अलग घटना है। देखिए, एक प्रकार से दोनों घटनाओं का हम लोग जिक्र कर रहे हैं और झीरम घाटी कांड की विषय पर चर्चा है। तो सबसे पहले मैं झीरम घाटी कांड में जो हमारे नेता शहीद हुए, हमारे जो सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, उन बलिदानी को मैं नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपके चैनल से मांग करता हूं, चैनल की ओर से, कि जो हत्याकांड है, जिसे राजनीतिक षड्यंत्र हत्याकांड माना गया है, उसमें जो भी लोग शामिल है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए। आपने पूछा कि दोनों में समानताएं कैसे। आप देखेंगे ललित जी कि जब भी कोई नक्सली घटना होती है या आतंकी हमला होता है तो इस प्रकार से कभी नहीं पूछा जाता। जिस प्रकार से नक्सली झीरम घाटी कांड हुआ, वहाँ नक्सली, क्योंकि जो पीड़ित और जो चश्मदीद वहाँ पर साथ में थे, वो जो बताए हैं कि नक्सली वहाँ चिल्ला कर पूछ रहे थे कि नंद कुमार पटेल कौन है, उनका पुत्र कौन है, दिनेश पटेल, महेंद्र कर्मा कौन है। ये नक्सली चिल्ला कर पूछ रहे थे, वहाँ पर फायरिंग अलग कर रहे थे। और जिस प्रकार से पहलगाम में जो कांड हुआ, आतंकी कांड, जिसमें धर्म पूछ कर मारा गया है, ये स्पष्ट समझ में आता है कि एक बड़ी षड्यंत्र थी। और बड़ी षड्यंत्र इसलिए कहा जाता है कि भाई नक्सली अगर हमला होता तो किसी से नाम पूछते क्या कि फला व्यक्ति कौन है, फला व्यक्ति कौन है, नहीं पूछते। उनकी मंशा तो हत्या करने की होती है। पहलगाम में भी वही स्थिति नजर आई है। इसलिए कहा जाता है कि दोनों जो मामले हैं उसमें समानता है। और दोनों मामले में आप देखेंगे, जब झीरम घाटी कांड हुआ तो हमारी केंद्र में सरकार थी, एनआईए की जांच की घोषणा हुई, उसके बाद इलेक्शन होता है, हम सरकार से बाहर हो जाते हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार बनती है, राज्य में भी भाजपा की सरकार बनती है। और एनआईए जांच जो है बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सबूत के, क्योंकि पीड़ित लोग भी कह रहे हैं ना, जो उस घटना में जो परिवर्तन यात्रा में शामिल थे, जिनको गोलियां लगी थी, उनसे वो भी कह रहे कि हमसे भी एनआईए ने आज तक पूछताछ नहीं किया है और एनआईए जो है क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है।
पहलगाम मामले में भी आप देखते हैं, आज भी देश पूछ रहे हो 5 आतंकवादी कहाँ हैं जो पहलगाम में आतंक में शामिल थे। इसीलिए दोनों में समांतर की बात की जा रही है। और झीरम घाटी कांड में आप देखेंगे जिस प्रकार से हम लगातार ये मांग कर रहे थे कि न्याय मिलना चाहिए, राजनीतिक षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए, हमने कई बार उठाया। एनआईए से भी जब हम सरकार में तब हमने एनआईए से फाइल भी मांगा, चूँकि एनआईए हमको फाइल नहीं दी। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे उदय मुदलियार जी के पुत्र और महेंद्र कर्मा, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी के परिजनों ने जब जाकर एक एफआईआर दर्ज कराई जिस आधार पर फिर जांच होना था, तो जो एनआईए क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है वो आकर फिर कहती कि नहीं एफआईआर की जांच हम ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। फिर हम जब न्यायिक जांच आयोग की जो कार्यकाल कंप्लीट हो रहा था और जांच अधूरी थी, तो हमने न्यायिक जांच आयोग के कार्यकाल को बढ़ाया, उसमें षड्यंत्र जैसे 5 बिंदुओं को जोड़ा जिसे षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष थे धर्मलाल कौशिक जी न्यायालय जाते हैं और जांच को रुकवा देते हैं। फिर हम एसआईटी का गठन करते हैं तो एनआईए कोर्ट जाकर एसआईटी की जांच को रुकवा देती है कि एसआईटी जो है जांच नहीं कर सकती, जांच हम कर रहे हैं, जो एनआईए जो क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी थी। उसके बाद फिर देखेंगे जैसे इलेक्शन होता है छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव का 4 संहिता लगता है, उसे ठीक 1 महीना पहले माननीय न्यायालय का निर्देश प्राप्त होता है, आदेश प्राप्त होता है कि झीरम घाटी कांड के लिए जो एसआईटी गठन किया गया वो जांच कर सकती है। चुनाव होता है, हम सरकार से बाहर हो जाते हैं। आज 1.5 साल हो गया, आखिर उस एसआईटी की जांच की शुरुआत शुरू क्यों नहीं की गई? तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। ठीक है, चलिए मैं वो पूछ लेता हूँ। आप ये जानना चाहते कि एसआईटी की जांच की शुरुआत क्यों नहीं हुई? ठीक है, जिस तरह की बात आपकी सरकार में आपने की थी, चौहान साहब इसका क्या जवाब है आपके पास? क्योंकि लगातार वो तमाम आरोप उन्होंने ये लगाया कि जब आपकी सरकार ज्यादा लंबे समय तक रही है उस वक्त जो कुछ हुआ था निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सुरक्षा में लैप्स तो था ही, कुछ तो गलतियां थी जिसकी वजह से वो ट्रैप में आए और फंसे। चलिए मैं आप क्या जवाब देना चाहेंगे? सबसे पहले ललित जी आपके प्रसिद्ध चैनल के माध्यम से मैं पूरे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मेन बात यह है कि वो पहले कांग्रेसी नेता नहीं, वो छत्तीसगढ़ के बेटे पहले थे जो भी शहीद हुए और विभत्स घटना हुई, वो हमारे को सभी को दुख है। रही बात जब ये घटना हुई तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी, श्री सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी आए थे, सलाह मशवरा किया गया। और उस समय के मुख्यमंत्री हमारे श्री रमन सिंह जी, उन्होंने बोला कि आप जो भी जांच चाहें हम करवाने के लिए रेडी है। तो उनके ही आदेश के हिसाब से एनआईए से जांच चालू करवाई गई। उन्होंने बोला कि हम जांच करवाएंगे। और उनके रहते रहते जब तक 2014 में उनकी सरकार थी, उनके रहते रहते एनआईए ने प्रारंभिक रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की, प्रारंभिक रिपोर्ट भी नहीं लाई। मेरे कुछ प्रश्न है, मेरे कुछ प्रश्न ये हैं कांग्रेस पार्टी से। मेरे ये प्रश्न है कि एनआईए की जब जांच कर रही थी तो कॉल रिकॉर्ड क्यों नहीं निकलवाए गए पहले और बाद में? दूसरी बात, जब भूपेश बघेल बोलते थे कि 2018 के पहले कि मेरे जेब में पूरे सबूत हैं और समय आने पे मैं बता दूंगा, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनको कौन रोक के रखा हुआ था? कौन रखा था? आज वो टीवी चैनल में बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उस समय आप कहाँ थे? क्या आपकी जवाबदारी नहीं थी कि आप दे? उसके बाद इन्होंने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया कि हम जांच करवाएंगे, और इन्होंने जांच करवाने के लिए एसआईटी का गठन भी करवाया और एसआईटी से जांच भी चालू करवा दी। लेकिन वो कह रहे हैं कि उसी वक्त उनकी सरकार चली गई थी। ललित जी एसआईटी की रिपोर्ट आ गई थी। बाबूलाल जी को बताएंगे, वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल जी बताएंगे। एसआईटी की रिपोर्ट आ गई थी, क्यों छुपा के रखी उन्होंने एसआईटी की रिपोर्ट? तीसरी बात, जो सहानुभूति देते हैं, नक्सलियों से सहानुभूति करते हैं, उनको आप उच्च पद में रखते हैं, यहाँ तक कि मंत्री बनाते हैं, और उनका नार्को टेस्ट नहीं करवाया जाता है। ठीक है, ये क्या बात थी? चलिए एक एक करके बात करेंगे। चलिए आपका वो पहला सवाल है, मैं उसको ले लेता हूं, फिर ये अगली बार कहिएगा आप। धनंजय जी, आपकी सरकार आई, 5 साल तक सरकार थी, एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी की जांच रिपोर्ट आ गई, वो एक आरोप लगा रहे हैं कि आपने जांच रिपोर्ट को छुपा कर रखा। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है थोड़ा सा इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को थोड़ी सी और जानकारी इकट्ठा करना चाहिए। विद्वान प्रवक्ता हैं,
झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। मैंने 2-3 बातें जो स्पष्ट कही है, जो ऑन रिकॉर्ड में हैं। मैंने कहा एनआईए की जांच हमारी सरकार के दौरान शुरू हुआ, चुनाव होता है 2014 में, हम सरकार से बाहर हो जाते हैं, उसके बाद एनआईए जांच करती है। मैंने कहा, और मैंने कहा ना तो पीड़ित उसको सार्वजनिक किया है कि नहीं किया? सुन लीजिए यार, ये देखो मैं बोला ना, विद्वान प्रवक्ता हो, पूरी बात समझ लीजिए। ठीक है, मैं उसका भी जवाब ले लूंगा, चौहान साहब उनका जवाब ले लूंगा। ठीक है, वो दे देंगे सर। मैंने कहा सर एक मिनट, मैं पूछ लेता हूँ। धनंजय जी, आप अपनी बात तो कहिए, साथ ही उनके सवाल का भी जवाब दीजिए। वो जो कह रहे हैं कि उसकी रिपोर्ट मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो है खतरनाक होता है, उनकी जानकारी जरूर दूंगा। एनआईए जो है वो जांच करती है। एनआईए जांच करती तो किससे पूछताछ करती है? मैंने कहा ना, पीड़ित और चश्मदीद। पीड़ित वो जो परिवर्तन यात्रा में शामिल थे, जिनको गोलियां लगी थी, चश्मदीद भी थे। एनआईए ने किसी भी से पूछताछ नहीं की उस घटना के बारे में। दूसरी बड़ी बात, महेंद्र कर्मा जी स्वर्गीय, उनके परिजन, उदय मुदलियार जी के परिजन, नंद कुमार पटेल जी के परिजन, और बहुत सारे हमारे नेता जो उसमें शहीद हुए थे, किन्हीं से परिजनों से कोई पूछताछ, कोई जानकारी एनआईए नहीं किया, और क्लोजर रिपोर्ट वो प्रस्तुत कर देता है। मैंने कहा ना, जब हम सरकार में आए तब जो न्यायिक जांच आयोग, जिसको रमन सिंह की सरकार में गठन हुआ था, उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, और उसके कार्यकाल को बढ़ाने के लिए जो न्यायिक जांच आयोग के जो अध्यक्ष थे उस दौरान, जो बाद में प्रमोशन होके शायद कर्नाटका या उधर जज बनकर गए, वो सरकार को पत्र लिखते हैं कि इस कार्यकाल को बढ़ाया जाए, 1 महीने कार्यकाल बचता है। हमने उसे कार्यकाल को बढ़ाने का काम किया, एक नए जज की उसमें नियुक्ति की, और उसमें षड्यंत्र जैसे शब्दों को जोड़कर जांच को आगे बढ़ाने के लिए कहा। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई, भाई जांच होता तो षड्यंत्रकारी पकड़ाते। कौन कौन षड्यंत्र में शामिल थे? भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मलाल कौशिक जी न्यायालय जाते हैं और उस जांच की रोक लगवा देते हैं। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई, कोई भी विपक्षी दल, जैसे हम आज विपक्ष में हैं, हम बोलते हैं ना कि पहलगाम के आतंकियों को पकड़ी, हम नहीं कहते कि जांच रोक दीजिए। ये पहली भारतीय जनता पार्टी है वो जांच को रुकवाने के लिए न्यायालय चले जाती है। क्या संबंध विपक्ष में रहते हुए? पार्टी को षड्यंत्रकारियों का? पहली बात, विपक्ष में रहते हुए भाई तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। दूसरी बड़ी बात, मैंने कहा हमने एसआईटी का गठन किया अलग से, क्योंकि हमारे घोषणा पत्र में था, क्योंकि एनआईए हमको फाइल नहीं दे रही थी। ठीक, हमने एसआईटी गठन किया कि इस मामले की जांच अब एसआईटी करेगा। तो एनआईए जो केंद्र सरकार के अधीन है, वो न्यायालय जाकर बोलती है कि पूरे जांच हम करेंगे, एसआईटी नहीं कर सकता। न्यायालय में मामला चला। ठीक विधानसभा चुनाव के 1.5 महीना पहले न्यायालय का फैसला आता है कि झीरम घाटी कांड में जो सरकार एसआईटी गठन की है उसी जांच करे, वो हमको फ्री हैंड दे देते हैं। अब उसके बाद सरकार से हम बाहर हो जाते हैं। 1.5 साल से भाजपा की सरकार है, न्यायालय का आदेश में जो जांच होना चाहिए था एसआईटी का, वो जांच अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो ये बात समझ में नहीं आता कि षड्यंत्रकारियों के नाम उजागर होने से भाजपा को तकलीफ क्या है। लेकिन धनंजय जी, ठीक है, मैं वो सवाल पूछ लूंगा, वो किस, जी चलिए बता दीजिए। एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी ने कहा कि सबूत उनके जेब में है। हाँ, हम तो वही बोल रहे हैं, जब हमारे नेताओं ने कहा सबूत हमारे जेब में है, तो एनआईए ने आके क्यों बात नहीं की? न्यायिक जांच आयोग जो रमन सिंह की सरकार में होता, उसने आके क्यों पूछताछ नहीं की? पूछना चाहिए ना। हम किसको नहीं, मेरा सवाल धनंजय जी केवल इतना है, नहीं मेरा सवाल केवल इतना है, जब अगर सबूत मेरे जेब में अगर वो कहते हैं, तो आपकी सरकार आने के बाद वो तुरंत चीजें हो जानी चाहिए इम्प्लीमेंट, और वो सबूत निकाल के रखते, तुरंत जांच होती है। और बस, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। यही तो कह रहे हैं ना, जब हम न्यायिक जांच आयोग की कार्यकाल बढ़ाते हैं, सडन जैसे 5 शब्दों को जोड़ते हैं और जांच शुरू हो नहीं पाता, वो जांच शुरू होता है तभी हम वहां सबूत देते हैं ना, क्योंकि सबूत लेने और देने की प्रक्रिया है। ठीक, धर्मलाल कौशिक जी को क्या तकलीफ हुई जो वहां न्यायालय जाकर रुकवा दी उसको, और एसआईटी जांच के अलग से एसआईटी हम बनाए, तो एनआईओ का क्या तकलीफ हुई? हम सबूत देते ना वहां। चौहान साहब क्या वजह रही, इसको क्यों रुकवाया गया? इनको क्या मत कर। ठीक है, एक बार बता दीजिए, फिर मैं बाबूलाल जी के पास जाऊंगा। ठीक, ललित जी, आपने सिंपल और सीधा प्रश्न पूछा कि जब भूपेश बघेल जी की जेब में पूरे सबूत थे, वो ढिंडोरा पीट रहे थे 2018 के पहले, मुख्यमंत्री थे, तो उनको कौन रोक सकता था? लेकिन उसका जवाब ये धर्मलाल कौशिक कर देते। धर्मलाल कौशिक ने याचिका लगाई नहीं लगाई, वो क्यों नहीं लगाई या क्यों लगाई, ये आपको नहीं मालूम। दूसरी बात, सबसे मेन बात इसमें ये है कि आपको किसने रोका था? मुख्यमंत्री थे आप 5 साल,
आपको किसने रोका था? एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी थी, उसके बाद एनआईए ने भी अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी, उसको आपने सार्वजनिक क्यों नहीं करने दिया? तीसरी बात, जब एसआईटी करने लग गए, जब लास्ट मोमेंट पे थी एनआईए की लास्ट मोमेंट पे थी, उस समय आप एसआईटी कर रहे थे। गैर प्रकारेण आप अदालत से एसआईटी के गठन करवा देते हैं और चेंज करवा देते हैं, अपना केस चेंज करवा देते हैं। तो वहां पर से आपने क्यों नहीं कराया? आपके पास बहुत वक्त था। आपने 1 सेकंड लगता, आपने खुद पूछा कि आपने सार्वजनिक क्यों नहीं कराई? आपने एसआईटी का गठन कर दिया, उन एसआईटी को सवाल में समझ गया। मैं धनंजय जी के पास जाऊंगा, लेकिन उसके पहले बाबूलाल जी से एक मेरे को रिएक्शन लेना है। काफी देर हो गई उनके पास गए हुए। बाबूलाल जी, बड़ा टेक्निकल पेंच फंसा हुआ है। कोई एसआईटी की बात करता है, कोई एनआईए की बात करता है। दोनों की सरकारें आई और गई हैं, लेकिन कहाँ ये आपको लग रहा है कि कोई भी एक सरकार बिल्कुल तैयार है कि इसका खुलासा कर ही देना है? देखिए, किसी भी सरकार में जो है ये इच्छा शक्ति नहीं दिखी है कि कोई चीज सामने आ जाए। प्रशांत मिश्रा ने जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी इस घटना के 8 साल बाद। आपको ध्यान होगा, 8 साल बाद रिपोर्ट सौंपी। वो राज्यपाल को सीधे रिपोर्ट सौंपी, सरकार को नहीं सौंपी। अच्छा। और वो भी खुद नहीं सौंपी, वो अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से सौंपी। वो रिपोर्ट बाद में सरकार को दी गई, सरकार ने आज तक उसको ओपन नहीं किया, सार्वजनिक नहीं किया। क्यों? जब रिपोर्ट आई है तो उसको सार्वजनिक करना चाहिए। एसआईटी का जो गठन हुआ था वो कहां तक पहुंचा, ये ओपन नहीं हुआ आज तक। एनआईए जो रिपोर्ट पेश किया उसने, एनआईए की रिपोर्ट सामने आई, लेकिन उस रिपोर्ट में इतनी कमियां थी कि खुद कांग्रेस को वो बात फिर से उठानी पड़ी कि इनसे पूछताछ नहीं हुई, उनसे पूछताछ नहीं हुई, उनसे पूछताछ नहीं। और बिल्कुल सही है कि जिन लोगों से पूछताछ एनआईए को करना चाहिए था, उनसे पूछताछ नहीं की गई। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, भूपेश बघेल कह रहे थे मेरे पॉकेट में जो है सबूत है, मैं अगर सामने रख दूं तो हिल जाएगी पूरी सरकार। तो उनके पास भी एनआईए को पहुंचना था कि भाई आपके पास कौन से सबूत है, आप हमको बताइए, लेकिन वहां तक नहीं पहुंची। ये सारे कारण जो है शंका पैदा करते हैं, और शंका पैदा होने के बाद में उसका निर्णय आना चाहिए। जब शंका कभी जनता के बीच में फैलती है तो उस शंका का निर्णय होना चाहिए, निराकरण होना चाहिए, और शंका स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भाई ये शंका ऐसी, इसका रिजल्ट ये है। जनता आज भी प्रश्नवाचक चिन्ह लेकर अपने दिमाग में चल रही है कि आखिर वो हुआ क्या और किसने किया, क्यों किया, किस लिए किया। ये प्रश्न अधूरा ही रह गया। तो एक बात मैंने जो पहले कही थी कि जिस बात में अधूरापन रहेगा उसमें सियासत होते रहेगी। जब तक आप राजनीति करते रहेंगे सियासत होते रहेगी, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा सियासत होती रहेगी। जी बिल्कुल। और ये बात भी आपने सही की है चौहान साहब। ये भी एक बड़ा सवाल है कि एनआईए ने सबसे पूछताछ की, लेकिन भूपेश बघेल से पूछताछ क्यों नहीं की? तमाम सवाल संदेह को घेरे में इसीलिए भी आए क्योंकि जिन जिन लोगों से पूछताछ करनी चाहिए, कांग्रेस का आरोप भी है कि आप सब लोगों से पूछताछ नहीं की गई उस वक्त। कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला रह गया है। ललित जी, दाल में काला तो बिल्कुल है। और वो कहां से है वो सब स्पष्ट दिख रहा है। ठीक। 13 साल हो गए, 12 साल हो गए इस घटना को। आप बोलते हैं कि मेरे पॉकेट में सबूत है। आप मुख्यमंत्री नहीं रहते हुए भी आप प्रदेश अध्यक्ष थे। आपने क्यों नहीं पिछले 2018 के पहले भी क्यों नहीं किया? जब आपकी सरकार एनआईए का गठन कर दिया था और उस समय जांच चालू कर दी थी, उस समय आपने क्यों नहीं सबूत दिया? और उसके बाद एनआईए की जब रिपोर्ट आती है 4 साल पहले, तो आप उसको तकिए के नीचे दबा के क्यों बैठ जाते हैं? क्यों चेंज करना चाहते? क्यों सार्वजनिक नहीं करना चाहते? ठीक। ऐसा क्या था एनआईए की रिपोर्ट में? ठीक। और जी धनंजय जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? अब आपकी क्या मांगे धनंजय जी? अभी तो आप सरकार में है नहीं, और जो सरकार में है वो बीजेपी है, तो आपकी क्या मांगे उनसे? अब सुनिए ना ललित जी, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को यही नहीं मालूम कि एनआईए जो है अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को नहीं देती है, वो देती केंद्र सरकार को। और ये कह रहे हैं कि तकिया में दबा के सो गए, तो इनको बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी तकिया के नीचे क्यों दबा के सो गए, क्यों सो गए नरेंद्र मोदी तकिया नीचे एनआईए की रिपोर्ट दबा के? और सुन ले, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, जानकारी इकट्ठा करके। वो कह रहे हैं राज्यपाल को दिया फिर सरकार को दिया, वो ये कह रहे हैं। आपको दिया
नहीं, सुन लीजिए बात को। एनआईए जो है केंद्र सरकार को रिपोर्ट देती है और न्यायिक जांच आयोग, सुन लीजिए ना, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा यार, सुन लीजिए, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। ठीक ठीक, अरे चिल्लाओ मत भाई। वो ही कह रहे कि राज्यपाल को देने के बाद आपको बचाने जो काम किया है ना, हत्यारों को बचाने काम केंद्र की भाजपा सरकार ने किया, राज्य भाजपा सरकार ने किया। दुख का विषय है, इनके नेता अपराधी को बचाने न्यायालय जाते हैं, शर्म नहीं आता है। ठीक है सर, ठीक है। चौहान साहब एक आखिरी रिएक्शन। चौहान साहब अब क्या उम्मीद करें हम? चौहान साहब क्या आप उम्मीद करें कि आप जल्दी इसका निर्णय, जल्दी खुलासा सामने आएगा? ठीक है, एक आखिरी कमेंट। हम संवेदनशील हैं ललित जी, हम संवेदनशील पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि कांग्रेस के नेता नहीं, पहले छत्तीसगढ़ के बेटे मारे थे वहां। चलिए ठीक है सर, समय मेरे पास इतना ही था और हमें उम्मीद है कि कम से कम 13 साल हो गए सर। अब कम से कम अब तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी हुआ हो गया, लेकिन अब कम से कम उसका खुलासा होना चाहिए, चाहे फिर जो भी सरकार रही हो। चूंकि आपकी सरकार है, अब आपको कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्द झीरम का जो कांड, जिसकी जो असलियत है वो सामने आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपका भी, धनंजय जी आपका भी, बाबूलाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार